बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि आईएमएफ के साथ बातचीत की जाएगी, कुछ नुकात के ऊपर बात की जाएगी। उनसे कहा जाएगा कि एंटी ग्रोथ के बजाय ग्रोथ पॉलिसी अपनाने दें। हम आपको प्लान देते हैं, उस प्लान के मुताबिक हमें काम करने का मौका दिया जाए। हम रिजल्ट्स देंगे और आईएमएफ प्लान के अंदर, आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकेंगे, चल सकेंगे। हमारे मुल्क में भी कुछ ग्रोथ हो जाए, इंडस्ट्री चल सके। और जब इंडस्ट्री चलेगी तो टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होगा, और टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होगा तो हमारा डेफिसिट कम होगा और हम टैक्स कलेक्शन के अहदाफ को पूरा कर सकेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान ये कहता है कि सनतों को मौका दें, आवाम को हमें रिलीफ देने का मौका दें। सनतें यहाँ पर कहती हैं कि हम बंद होने के करीब हैं, हम ताला लगा के चाबियाँ हुकूमत को दे देते हैं, क्योंकि जो बिजली के रेट हैं, जो हमारे साथ इस वक्त सारी सूरत हाल है कि हमसे आप उम्मीद करते हैं कि हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, लेकिन यहाँ पर हमें इतनी महंगी बिजली मिलती है कि हम इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट नहीं कर पाते, उसका मुकाबला नहीं कर पाते। लिहाजा हुकूमत ये चाहती है कि आईएमएफ से इन मामलात के ऊपर भी बात की जाए। इसके साथ साथ टैक्स के बहुत सारे ऐसे मामला आते हैं। सैलरीड क्लास चीखें मारती है कि हम पे बहुत टैक्स लगाया गया, हमसे बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मामला टैक्स के ऐसे हैं कि अगर आपका गैर मुल्क में कोई असासा मौजूद है तो हुकूमत कहती है कि उस असासे के ऊपर भी हमें, वहाँ पे तो आप जो टैक्स देते हैं देते रहें, लेकिन हमें भी टैक्स दें। तो इस तमाम गैर मुनसिफाना तरह के मामलात के ऊपर पाकिस्तान आईएमएफ से बातचीत करने की ख्वाहिश रखता है, इरादा रखता है कि जिसमें वो बात करेगा कि आप हमें तरीके से जो है वो इन तमाम चीज़ों को चलाने का मौका दें। इसके साथ साथ हमने देखा गुज़िश्ता दिनों एक तकरीब हुई जिसके अंदर जो है वो शहबाज शरीफ साहब को आईएमएफ की चीफ कहती हैं कि आप एक बहादुर लीडर हैं। तो इस बहादुर लीडर के कहने का मतलब कहीं ये था कि शहबाज शरीफ कुछ ऐसी इस्लाहात कर पाए हैं कि जो बहादुरी के ज़मरे में आती हों और कोई और लीडर कर ना पा रहा हो। क्या यही मामला था? हकीकत क्या थी? इसका भी जायज़ा लेंगे। खाकान नजीब साहब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ होंगे, लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे पर्सनल बैगेज स्कीम, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी गाड़ियां हमें नज़र आती हैं कि जहां पर कोई बंदा जो पाकिस्तान में बाहर, पाकिस्तान से बाहर रहता, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, उसके पास ये इख्तियार था कि वो किसी तरीके से अपनी गाड़ी बैगेज स्कीम के तहत, यानी कि अपनी गाड़ी को पाकिस्तान बेचता था और कस्टम ड्यूटी एक मुनासिब देने के बाद वो गाड़ी पाकिस्तान की मार्केट में उसका भाई बहन या जिसको उसने गिफ्ट किया है वो यूज़ करने के बजाय मार्केट में बिकने के लिए मौजूद होती थी। उसका नतीजा ये निकला कि मार्केट में बहुत सारी खूबसूरत जैपनीज़ गाड़ियाँ हमने पर्सनल बैगेज स्कीम के तहत आई भी देखी, और इस तरह की 2-3 स्कीम्स और भी थी। अब हुकूमत ने उसके ऊपर शिकंजा सख्त किया है। हुकूमत ये कहती है कि इसका शिकंजा सख्त करने का मतलब ये है कि मकामी मार्केट को हम फलने फूलने का मौका देंगे। मेरे साथ मौजूद है सुनील सरफराज मंच साहब, उनसे पूछेंगे क्या फलने फूलने का मौका दिया जाएगा या सिर्फ जो है वो मकामी इंडस्ट्री अपने फ़ायदे लेगी और पाकिस्तान के अवाम छोटी गाड़ियों से वैसे ही महरूम रहेंगे जैसे वो पहले हैं, यानी कि यहाँ पर कोई बहुत अच्छी खूबसूरत छोटी गाड़ियाँ ऐसी नहीं है कि जो बनकर हमें मिल सकें। सुनील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुनील साहब, ये फरमाइएगा कि पर्सनल बैगेज स्कीम के अंदर हुकूमत ने कुछ तब्दीलियाँ की हैं, तो क्या इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान में भरमार थी छोटी जैपनीज़ गाड़ियों की, जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ थी, विड्स भी थी, पासो भी थी और इस तरह की बहुत सारी, मेरा कस्टम थी, डायरेक्टो की, बहुत सारी गाड़ियाँ हमें मिल जाती थी छोटे छोटे से जो है वो सेगमेंट के अंदर, तो क्या अब वो हम नहीं देख पाएंगे पाकिस्तान की मार्केट के अंदर? मैं अगर आपको एक मिसाल दूं कि जब ये हमने चैनल शुरू किया 2015 में, तो मैंने कोई 11 के करीब गाड़ियाँ ख़रीदी जो ये टोयोटा हाईएस थी। तो मैंने उन खान साहब से पूछा कि खान साहब, आप इससे पहले क्या काम करते थे? तो उन्होंने कहा मेरा बर्फ़ का कारखाना था। मैंने कहा अगर ये स्कीम बंद होगी तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा मैं बर्फ़ का काम करूंगा। तो इस तरीके से बहुत से लोग इस पूरे कारोबार के अंदर आ गए थे। तो क्या आने वाले दिनों के अंदर आप, हमारे जो खान साहब थे जिनसे हमने टोयोटा हाईएस खरीदी जिस पे डीएसएनजी बनाई, उनको बर्फ़ का काम करते हुए देख रहे हैं? क्या प्रिडिक्शन है आपकी? तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि जितनी भी यूज कार पाकिस्तान में आती थी वो तीन स्कीम से आती थी। एक पर्सनल बैगेज, एक ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस और एक गिफ्ट। और वो बेसिकली फैसिलिटी मुझे और आपको अवेलेबल नहीं थी। जो समंदर पार पाकिस्तानी है जो कि आपको यहाँ पे रेमिटेंस भेजते हैं और आपके जीडीपी का काफी ज्यादा शेयर उनका जो है ना रेमिटेंसेस का है। तो इसके लिए उनको एक फैसिलिटी दी गई थी एक्सपर्ट्स को। हम्म। तो मैं और आप जिन खान साहब से गाड़ी ले रहे थे वो खान साहब बेसिकली किसी का राइट टू इम्पोर्ट दैट व्हीकल यूज करते हुए आपको गाड़ी बेच रहे थे। हम्म। और उसको अगर हम देखें, इस स्कीम को मिस यूज किया जा रहा था काफी अरसे से। गवर्नमेंट इसके लिए जो है ना टाइट करती आ रही थी। पिछले 2 साल पहले उन्होंने कहा कि जी अगर आपने ड्यूटी भेजनी है तो आपको उसके लिए जो एनकैशमेंट जो है वहां से भेजने पड़ेंगे पैसे अकाउंट में, और पीआरसी बनानी पड़ेगी। फिर इस दफा बजट में उन्होंने थोड़ा ये हिंट दी थी कि हम सख्ती करने जा रहे हैं। और अब उन्होंने किया ये है कि पर्सनल बैगेज तो टोटल बंद कर दिया है। ट्रांसफर रेजिडेंस और जो गिफ्ट है उसमें जहां से वो जो भेजने वाला है जिसका पासपोर्ट यूज हो रहा है वो जिस मुल्क में है गाड़ी भी वहां से आएगी। सो हम्म। होता ये था, ज्यादातर लोग गल्फ में मौजूद थे, पाकिस्तान के जो लोग काम करने जाते हैं बाहर, तो वहां से उनका पासपोर्ट यूज करके गाड़ी जापान से आ जाती थी।
अब उन्होंने कहा जी अगर बंदा जो है जीसीसी में है तो गाड़ी भी जीसीसी से आएगी, बंदा जापान में है तो गाड़ी जापान से आएगी, अगर बंदा जो है कनाडा में है तो वहां से आएगी। एक तो ये रूल चेंज किया। दूसरा, आने के बाद वो कह रहे हैं बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ गिफ्ट और अ टीआर आप 1 साल तक उस गाड़ी को नहीं बेच सकेंगे, हम्म। तो ट्रांसफरेबल नहीं होगी 1 साल के लिए। तीसरा, उन्होंने ये कहा है कि जो डेज ऑफ स्टे हैं वो पहले 725 थे, वो 850 डे आपको पाकिस्तान से बाहर रहना पड़ेगा हम्म। टू क्वालिफाई दिस। एंड दोबारा क्वालिफाई करने के लिए भी उतने दिन बाद आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और चौथी शर्त ये है कि जब आप गाड़ी भेज रहे होंगे तो एक जो उन्होंने ईडीबी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि वहां पे इंस्पेक्शन होगी, उसका भी तरीका वजह नहीं किया कि वहां पे पोर्ट पे कैसे इंस्पेक्शन होगी जाने से पहले, यानी वहां से लोड होने से पहले, वो भी करानी है। तो ये 4-5 चीजें इन एसेंस होगा ये। जो मेरी प्रिडिक्शन ये है कि जो लोअर बैंड की गाड़ियां हैं जो 660 सीसी, हम्म। 500, वो तो बिल्कुल भी इंपोर्ट नहीं होंगी। जो अपर बैंड की गाड़ियां हैं वो बंदा फिर शायद किसी इंपोर्टर पे ट्रस्ट कर ले, 1 साल के लिए नॉन ट्रांसफरेबल गाड़ी है उसका कोई वे आउट निकाल लेगा, या फिर गाड़ी पहले जापान से दुबई भेजेंगे, फिर दुबई वहां पे 5% ड्यूटी दें, फिर उसको यहाँ पे लेकर आए। इन एसेंस इट विल बी डिफिकल्ट टू इम्पोर्ट अ यूज्ड कार एंड इट विल बिकम एक्सपेंसिव। अच्छा सुनील साहब, सो इसको जो लेजिटिमेट क्यों 1300 नहीं और किया जाता? 1800 2000 सीसी के नीचे की गाड़ियां वो नहीं आएंगी। ये जो जी जी। गाड़ियां हैं ये सेगमेंट पाकिस्तान में अवेलेबल उस तरह से नहीं है, यानी कि 500 के मुकाबले की कोई गाड़ी नहीं है, विट्स के मुकाबले की कोई गाड़ी नहीं है। इस सेगमेंट को पूरा पाकिस्तान के अंदर खाली है। सुजुकी की कुछ गाड़ियां हैं, ऑल्टो वगैरह, जो शायद इतनी लोग पसंद नहीं करते। ऑल्टो हो गई, या आपके पास दूसरी स्विफ्ट वगैरह गाड़ियाँ। लेकिन ये जो गाड़ियाँ थी छोटी गाड़ियाँ, इसमें बहुत सारी गाड़ियाँ, बेतहाशा नाम है, मतलब पूरी एक लिस्ट है। वो उसकी मार्केटिंग के बजाय अगर मैं सीधा सवाल पे हूँ तो सवाल ये है कि हुकूमत इसको लेजिटिमेट क्यों नहीं किया इतने अरसे के अंदर? इसमें रुकावट क्या है? सर आई थिंक इट्स अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम। अगर आप 13 ऑटो मैन्युफैक्चरर को देखें तो वो सारे अपर बैंड की गाड़ियां बनाते हैं। हम्म। वो लोअर बैंड की गाड़ी इसीलिए नहीं बनाते कि उनका कहना ये है कि जी जब इंपोर्ट के थ्रू ग्रे मार्केट से नॉन स्टैंडर्डाइज गाड़ियां आएंगी तो हम उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। हम्म। आपको याद होगा कोविड में जब पाकिस्तान में काफी चीजें इंपोर्ट होना बंद हो गई थी, उसके बाद जब हमारे पास डॉलर नहीं थे, एलसी नहीं खुलती थी, तो कई लोकल इंडस्ट्रियां जो है वो परवान चढ़ी। हम्म। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बेहतर हो जाते जाते हैं और आपकी कॉस्ट इकोनॉमी बेहतर होती है और आप कम्पीट कर सकते हैं। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी जो लोकल इंडस्ट्री है वो छोटी गाड़ियों में कम्पीट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो नंबर्स वहां पे अवेलेबल नहीं है, हम्म। जो लोकलाइजेशन है वो नहीं होती। तो जब ये बोर्ड बैन होगी तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होगा वो इन्हीं जो है ना 1000 सीसी 1500 सीसी वाली गाड़ी पे पड़ेगा। अगर हम लास्ट ईयर के फिगर देखें तो 40,000 गाड़ी इंपोर्ट हुई थी, उनमें से 25,000 और जो है वो 2000 सीसी से नीचे थी। हम्म। तो अब वो लोकल मार्केट से लेंगे, जब लोकल मार्केट से लेनी पड़ेगी तो सुजुकी के 2-3 वेरिएंट्स के अलावा अभी और ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो 13 मैन्युफैक्चरर है उनको भी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, भी गाड़ी प्रोड्यूस करेंगे। सो बजाय इसके कि वो एक ऐसी चीज को लेजिटिमेट करते कि जो पहले लेजिटिमेट नहीं थी, उन्होंने उसको जरा टाइट कर दिया जस्ट टू सी के लोकल जो है क्या करते हैं प्रोडक्शन वाले। एंड आई थिंक अगर कंपटीशन को देखा जाए तो लास्ट ईयर एंड दिस ईयर हैज बीन अ कंज्यूमर्स मार्केट। हम्म। प्राइस कट भी हो रहे हैं, ईएमआईज भी आ रही हैं, ऑफर्स भी आ रही हैं। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट के कुछ बेहतरी करके। अच्छा, सुनील भाई, अब अगर आप बात करें फ्यूचर की, जैसे आपने कहा कि ये इंपोर्टेड गाड़ियों का एक सैलाब बंद होगा, 25,000 गाड़ियाँ बहुत बड़ी फिगर है, पूरे पाकिस्तान में फैल गई। ये अगर रुकता है तो छोटी गाड़ियों के अंदर क्या हम ये तस्वुर कर सकते हैं कि एक्वा टाइप की कोई हाइब्रिड या पीएचईवी कोई गाड़ी पाकिस्तान के अंदर आ सकेगी? और जब मैं एक्वा का नाम ले रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं मिनी एसयूवी की बात नहीं कर रहा, मैं छोटी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। उसमें हाइब्रिड गाड़ी कोई भी पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरर नहीं बना रहा। हो सकता है बना रहा हो, आपको पता हो, मुझे नॉर्मली नहीं पता, मैं इतनी मेरी नॉलेज नहीं है। तो अच्छा, मजे की बात यह है कि अब अगर देखें एक्वा ही आप देखें ना, क्योंकि 3 साल पुरानी गाड़ी इंपोर्ट होती है। हम्म। अगर आज आप एक्वा इंपोर्ट करते हैं तो वो आपको 75 से 80 लाख रुपए की जी। पड़ती है। और इसी महीने जो है निषाद ग्रुप ने जेको J5 HEV निकाली है जो कि 77 का टॉप वेरिएंट है, 67 का बेस वेरिएंट है। तो यस देयर आर कार्स विच आर बेटर देन एज अ वैल्यू सेट ऑफ द इंपोर्टेड कार, और लोकल इंडस्ट्री यही कह रही है कि भी हम और भी देंगे, हम्म। कंपटीशन में और गाड़ियां आ रही हैं। सो लेट्स होप एंड आई थिंक देयर विल बी कार्स। PHEV में भी आ रही हैं, HEV में भी आ रही हैं, आइस इंजन में भी आ रही हैं। मतलब BYD ने भी कल एक, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक होगी 72,90,000 में, विच इज अगेन लेस देन द प्राइस ऑफ व्हाट यू वुड गेट एन एक्वा अच्छा फॉर सुनील भाई, इवन अ अगर 3 इयर्स अगर ओल्ड अगर नाजरीन की सहूलत के विदाउट लिए एनी आप वारंटी। मुझे बता सकें, ये 1 साल की पीएचईवी, वारंटी भी मिल रही है। ये पीएचईवी, एचईवी, और फिर आपने आइस बताया, फिर लोग टेस्ला को एक ग्लैमराइज करते थे, टेस्ला एक गाड़ी थी, इनमें फ़र्क क्या जी होता जी। है? थोड़ा सा अगर आप मुझे बता दें। सर आइस इंजन होते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन, जो कि हम हमेशा देखते आ रहे हैं कि जो गाड़ी है वो पेट्रोल से चलती है, उसको आइस हम्म। इंजन बोलते हैं। ठीक है। फिर आ जाती है हाइब्रिड, उसको HEV बोलते हैं। उसके बाद आती है प्लग इन हाइब्रिड जिसको PHEV बोलते हैं। उसमें होता ये है कि आपके पास एक चार्जिंग रेंज भी मिल जाती है,
और फ्यूल के साथ भी चल जाती है और रिजल्टेंट एवरेज आपको बहुत अच्छी मिलती है। क्योंकि जो आप टेस्ला की बात करते हैं, टेस्ला या कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसमें लोगों को रेंज एंग्जाइटी होती है कि गाड़ी सड़क पे बंद होगी तो क्या करेंगे। हम्म। सो प्लग इन हाइब्रिड इज एन आइडियल मैरिज बिटवीन एन आइस इंजन एंड हाइब्रिड कार। उसमें आपके पास जो है आइस एंड इलेक्ट्रिक कार, आपके पास इलेक्ट्रिक रेंज मौजूद है। अगर आप शहर में चला रहे हैं, किसी गाड़ी में 50 है, किसी में 100 है, किसी में 150 है किलोमीटर, और उसके बाद आप उसको पेट्रोल पे शिफ्ट कर लेते हैं। अगर आप डेली उसको जूस अप कर लें तो आप महीनों तक बगैर किसी एक कतरे पेट्रोल की गाड़ी को चला सकते हैं। तो प्लग इन हाइब्रिड ये होती है। अच्छा, रुझान इस वक्त क्या है दुनिया में सुनील भाई? ये जो PHEV HEV और ये जो गाड़ियां सारी की सारी एक एक ग्रोथ इनकी हो रही है, तो पाकिस्तान में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों के जी अंदर जी। कंबशन इंजन बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, लोग हाइब्रिड की तरफ जाएंगे? क्योंकि फ्यूल एवरेज पाकिस्तानियों का हमेशा से बहुत बड़ा मसला रहा है। हमारी पहला सवाल ही ये होता है, होंडा CD70 के ज़माने से हो या फिर कारों के ज़माने से, हम सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं इसकी एवरेज क्या आ रही है। तो एवरेज के हिसाब से तो ये गाड़ियाँ एक फ्यूचर है, तो सही। आप समझते हैं मेरे कि ख्याल ये रहेंगी पाकिस्तान में? आई थिंक आइस इंजन खत्म नहीं होगा अगेन। ये साल और अगला साल पीएचईवीज रीव्स प्लग इन हाइब्रिड्स का साल होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको मतलब गाड़ी जो है किसी की रिक्वायरमेट और है, किसी की और है। अगर मेरा दफ्तर और घर 2 किलोमीटर दूर है तो मुझे हाइब्रिड के ऊपर एक्स्ट्रा पैसे लगाने की जरूरत नहीं, मैं आईएस इंजन चला लूंगा। जिसकी ज्यादा प्लग इन हाइब्रिड ले लेगा, जिसको हाइब्रिड चलना है उसके लिए प्लग हाइब्रिड का फायदा नहीं, बिकॉज हाइब्रिड एंड प्लग इन हाइब्रिड आर अर्बन मोबिलिटी व्हीकल्स, वो भी आईएस इंजन प्रेफर करेगा। सो मेरे ख्याल से दोनों एग्जिस्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक का जो शेयर है, जो कि लोगों का ख्याल था कि जी ऑल इलेक्ट्रिक चला जाएगा, आई एम अ बिट स्केप्टिकल। मेरा ख्याल 100 देखा जाए तो 30% का हम कर रहे हैं। बट आई एम नॉट 30 भी होगा। और ग्लोबली भी इस साल अगर आप देखें तो आइस के फिगर जो है वो इलेक्ट्रिक को फिर सरपास कर गए हैं। बहुत सी कंपनियां, वॉल्वो, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जिन्होंने अपना जो इलेक्ट्रिक प्रोग्राम है उसको रोल बैक करने का भी सिग्नल दिया है। हम्म। तो आई थिंक ऑल दीज विल बी देयर इन द मार्केट। अच्छा, अब एक चीज़ और बताइएगा कि अब ये जो अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हम 2011, 12, 13, 14, 15, 16 तक भी हम देखते थे कि होंडा और टोयोटा, इंडस मोटर्स और जो एटलस होंडा मोटर्स है, इनके अलावा पाकिस्तान में बड़े प्लेयर नहीं थे। अब 12, 13 प्लेयर्स आ चुके हैं। तो ये सस्टेन कर पाएंगे पाकिस्तान के अंदर? मार्केट में इतनी गुंजाइश है, लोगों के खरीदारी के ट्रेंड चेंज जो हो रहे हैं, तो उससे इन बड़ी कंपनियों को क्या नुकसान पहुंच रहा है? अभी तक तो जो हम जिनको बिग थ्री कहते थे, अगर हम इस साल के भी सेल फिगर देखें तो बिग थ्री अभी भी वही है। नंबर वन पे सुजुकी है, नंबर टू पे इम्पोर्टेड कार से जो कि अब हट जाएगा, नंबर थ्री पे टोयोटा है, देन होंडा है। बट यस, हैविंग सेड दैट, जो पूरा मार्केट का साइज है अगर वो बड़ा नहीं होगा, तो पहले 3 लोगों में डिवाइड होता था वही केक, अब 13 में हो रहा है। सो मार्केट का साइज बड़ा होना जो है वो इंडस्ट्री के लिए बेहतर है। एक तो मार्केट का साइज इतना बड़ा हो गया कि अभी इम्पोर्टेड के जो 40,000 थे वो भी इन्हीं में कंज्यूम होंगे। तो बाकी ये है कि अगर आपकी इकोनॉमी बेहतर होती है, इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, तो गाड़ियों की सेल बढ़ेगी, जो कि हम काफी अरसे से उम्मीद कर रहे हैं। अभी कोविड आ गया, कोविड के बाद फिर रिकवरी में टाइम लगा। सो अगर इकोनॉमिकली 1-2 साल बेहतर मिल जाते हैं तो ये जो टोटल केक का साइज है, जो 2 लाख गाड़ियां बनी थी और 40,000 इंपोर्ट हुई थी, अब अगर इंपोर्ट खत्म हो जाती है हम्म। तो जब 2026 में मेरा ख्याल है 2 लाख, 2.25 लाख गाड़ी बनेगी। फिर उसको ऐसा ऐसा 2.5 पे लेके जाएंगे, 3 पे लेके जाएंगे। तो एवरीबडी विल हैव अ डिसेंट शेयर। एंड इफ नॉट, देन ऑब्वियसली फिर वही सरवाइव करेगा जो कट थ्रोट कंपटीशन में बेहतर प्रोडक्ट देगा। अच्छा, इंटरनेशनली आप क्या चेंज देख रहे हैं लोगों के बाइंग में? क्योंकि मैं अगर एक छोटा सा आपसे तस्करा करूं, तो लास्ट ईयर मैं यूएसए गया तो मैंने देखा कोरियन गाड़ियां बड़ी तादाद में यूएसए में मौजूद हैं, जो इससे आज से 4-5 साल पहले मौजूद नहीं होती थी। तो कोरियन गाड़ियों की बहुत बड़ी मार्केट क्या एक डेवलप हो चुकी है? ये सर्वाइव करेंगी जापान की तरह? अमेरिकन जो है सर, उन्होंने तो अपने तो बैरियर रेज किए हैं। ये आप देखें, जो टेस्ला पूरी दुनिया में शोर मचाते हैं, अगर वो चाइनीज को आने दें तो चाइनीज जो है वो इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन में उनको उड़ा के रख देंगे, तो वहां पे तो प्रोटेक्शन है। इसी तरह कोरियन जो है वो पहले आप देखते थे कि अमेरिका में बहुत थे, आप जीसीसी कंट्रीज में जाते थे तो आपको वो हम्म। नहीं मिलते थे। नाउ you'll be surprised if you go to Saudi, if you go to हम्म। Dubai, Qatar, you will find a lot of Chinese vehicles. तो इलेक्ट्रिक में तो चाइनीज हैव टेकन ओवर द वर्ल्ड बाय, जिसे कहते हैं ना, क्लियर मार्जिन। बट आइस इंजन में और उसमें जो है, जो कोरियन भी चल रहे हैं, जापानीज भी चल रहे हैं, अमेरिकन भी चल रहे हैं, एंड दे हर एक की अपनी एक नीश है, वो उसमें चलते रहे। अच्छा, अभी 13 कंपनीज जिनका आप तस्करा कर रहे हैं पाकिस्तान में, एक के बाद एक कंपनी पाकिस्तान में आ रही है, इनमें से कौन सी आपको सस्टेन करते हुए लग रही है, और क्या आपको लगता है कि कोई अच्छी तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रही कुछ कंपनियां? मेरे ख्याल से आई थिंक इट विल बी बिट अर्ली टू कमेंट कि कौन नहीं कर पा रहे हैं, कौन कर रहा है। ये अच्छी मैं प्रोडक्ट कौन दे पा रहा है, ये जैसे आप कहता होता इसको हूँ कि इस तरह से व्हेनेवर यू कर जाए। बाइंग अ कार, यू जस्ट हैव टू सी द ग्रुप बिहाइंड द कार। अच्छी हाँ, डिलीवरी सो कौन कर रहा है इस यू वक्त हैव टू सी पाकिस्तान द ग्रुप बिहाइंड द कार, इफ दे आर सीरियस और नॉट, उनकी जो थिंकिंग है
they are into production. हम्म, So those who are just here for the CBU जिनको बोलते हैं completely built unit, उनके लिए तो कोई स्टेक नहीं है सच, बट जिन्होंने यहाँ प्लांट लगाए हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर लगाए हैं, दे आर सीरियस प्लेयर और वो करेंगे। और सबने ही अच्छी प्रोडक्ट्स दी हैं। अगर आप देखें तो नई मार्केट में आज जिस तरह लोग नई कंपनियों ने अपना मुकाम बनाया है। पहले लोग थोड़ा कहते थे कि शायद चाइनीज गाड़ियां क्वालिटी पे इंफीरियर होंगी, बट नाउ लास्ट 2-3 years यू हैव सीन कि मैनी चाइनीज कंपनीज जिनमें चंगान है, हेवल है, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। अब चेरी भी आ रही है और जेको भी है, काफी गाड़ियां ऐसी आई हैं चाइनीज भी। और अगर कोरियन की बात करें तो होंडा एंड किया बोथ हैव डिसरप्टेड इन द मार्केट। तो नए आने वाले सारे प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बस देखना ये है कि जो आप जब भी गाड़ी ले रहे हो तो अपना ये सिर्फ देख लें कि जो लोकल ग्रुप है वो कितना सीरियस है। अच्छा, इसमें जो पार्ट्स का मसला है, रीसेल का मसला है, ये मार्केट में इस वक्त दरपेश है नई गाड़ियों के हवाले से, या ये ठीक स्मूथली जा रही है जिस तरह पहले जाती थी पाक सुजुकी की गाड़ियां? रीसेल में तो देखिए अभी भी नंबर 1 पे तो वही टॉप 3 हैं, बट नए वाले आने प्लेयर्स ने भी रीसेल में अपना मुकाम बना लिया है। पार्ट्स ऑन द अदर हैंड, आई हैव दिस एप्रीहेंशन कि ऑल दीज चाइनीज एंड कोरियन कार्स, उनके जो पार्ट्स हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ द कार। हम्म, और सम केसेस गाड़ी की जो हेडलाइट है वो 15% की वैल्यू रखती है गाड़ी की। तो देयर पार्ट्स आर रियली एक्सपेंसिव एंड दिस इज ग्लोबली ट्रू। अच्छा, किया स्पोर्टेज हो गई, हंदाई हो गई, ये जो गाड़ियां जो पहले आपके पास कंबशन इंजन के अंदर थी, अब इसी मॉडल के अंदर इनकी जो है वो हाइब्रिड गाड़ियां आ गई हैं, एचईवीज आ गई हैं। तो वो जो पुरानी गाड़ियां थी उनका फ्यूचर आप देख रहे हैं? पुरानी गाड़ियां रीसेल में तो काफी डिमांड में थी, बट अप टिल रिसेंटली। बट अब यही हुआ है जो मैं आपको कह रहा था कि कंपटीशन का फायदा ये होता है कि मार्केट बेस्ट रिजल्ट पे आती है। तो अब नई एचईवीज उस प्राइस में आना शुरू हो गई हैं जिसके अंदर ये यूज्ड आपको गाड़ियां मिलती हैं, तो उनके ऊपर भी प्रेशर है, तो यूज्ड गाड़ी और नीचे जाएगी। और ये साल और अगला साल लोग कहते हैं ना गाड़ी की वैल्यू कभी नीचे नहीं जाती। हम्म, अब एग्जैक्ट अप्रिशिएट कोई ज्यादा होगी कोई कम होगी, बट नन ऑफ देम विल अप्रिशिएट। चलें, बहुत शुक्रिया सुनील साहब आपके वक्त का। आपने बड़ी तफसील के साथ इस वक्त गाड़ियों के हवाले से जो है वो ख़ास तौर पे जो मर्द हज़रात हैं उन्हें बड़ी दिलचस्पी होती है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो तमाम ही चीज़ों के ऊपर बात हुई। सुनील साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान की मीशत पे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को IMF की चीफ कहती है कि एक बहादुर लीडर हैं आप अपने मुल्क के, और वो किसी जंग वंग के हवाले से नहीं था, वो बुनियादी तौर पर माशी इस्लाहात के हवाले से तक किन चीज़ों के ऊपर बात हुई थी, ज़रा बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। खाकान नजीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं कुछ मीशत की। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खाकान साहब, हमने देखा कि एक फोरम था, वहाँ पर IMF चीफ ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये कहा कि आप बड़े बहादुर लीडर हैं, आपने बड़ी इस्लाहात की हैं। किस जानिब उनका इशारा था? वो क्यों इनको बहादुर समझती हैं? कहाँ पर ऐसा बहादुरी का मामला देख लिया IMF चीफ ने? क्योंकि IMF तो पाकिस्तान से रूठा रूठा नाराज़ होता था, लेकिन उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो फेस एक्सप्रेशन है, उस वीडियो को अगर आप गौर से देखें तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप किसी से इंस्पायर हों। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा कोई इंस्पायर हो जाए, लेकिन आपको लगे कि यार एक अच्छा आदमी है, इसको जो बात कहते हैं वो कर लेता है। तो इस तरह का कोई मुझे उनके जो है वो बॉडी लैंग्वेज से, फेस जो एक्सप्रेशन है उनसे जो है वो कुछ झलकता हुआ मामला लगा। आपने उसको कैसे रीड किया, इस जुमले को कैसे रीड किया, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, क्या इसकी एग्जीक्यूशन बनेगी सर, ये है क्या? तो आज एक तो बात ये याद रखें कि IMF इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, इज अ डॉक्टर ऑफ द ICU। अगर इसको किसी भी और तरह समझेंगे तो वो गलत होगा। और ये बात मतलब मैं आपको कह रहा हूँ, मैं मुल्कों को भी, पाकिस्तान को भी, और पाकिस्तान का तो 13-16 का प्रोग्राम, 19 का प्रोग्राम, दोनों में मैं फुली इन्वॉल्व था। 13-16 का तो एंकर किया है। दैट्स दी ओनली प्रोग्राम जो पाकिस्तान ने लॉन्ग टर्म का कंप्लीट भी किया है, ये याद रखिए। और अगर आप 24 बार ICU के डॉक्टर के पास जाएं तो पहले आपको खुद ही सोचना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं कि आपको 24 टाइम्स ICU में जाना पड़ा। फवाद, मैं इसकी मिसाल ये देता हूँ। माई फादर लिव्ड टिल 94 ईयर्स, राइट। एक दफ़ा ज़िंदगी में ICU में गए, वो भी रमज़ान का महीना था। ही हैड प्लेड गोल्फ, तो आई थिंक रोज़े में गोल्फ खेल के आए तो थोड़ा चक्कर सा आ गया एंड ही फेल। तो लेटर एज में थे। सो ही लेड अ लाइफ जिसमें उन्होंने खसारे नहीं किए, यानी कि जो कमाया उतना खर्च किया। आपने तो जो कमाया उससे इतना ज़्यादा खर्च किया कि आप 7% ऑफ GDP का खसारा रन कर रहे थे। 2023 जुलाई में $3.5 अरब के रिजर्व्स पे बैठे हुए थे। और अगर IMF की इंगेजमेंट SBA हुआ था, विच इज़ अ शॉर्ट टर्म 9 मंथ प्रोग्राम, ब्रिज फैसिलिटी समझ लें, दी गई, तो आप वहाँ से निकले, वरना डिफ़ॉल्ट की गुफ्तगू हो रही थी। वहाँ से आज तक का सफ़र बिल्कुल टिपिकल है। और IMF अथॉरिटीज़ जो कह रही हैं इज़ द फॉलोइंग, कि आपने जो मैक्रो स्टेबिलिटी है, जैसे कि IMF इंगेजमेंट से आती है, वो हासिल कर ली है। इसका मतलब ये है कि आपकी इन्फ्लेशन
डिमांड को तोड़ के 22% का पॉलिसी रेट किया गया, जो अब 10.5% पे आ गया। इन्फ्लेशन डिमांड को तोड़कर हाई टैक्सेस का बर्डन लगाकर, और अभी हम उस पर बात भी कर लेंगे वो क्या है, एनर्जी की प्राइसेस पे मल्टी लेयर टैक्सेस और उनकी कॉस्ट ऑफ रिकवरी करके और बेशतर ऐसी चीजें करके आपने अपने एक्सपेंडिचर्स को, जिसे कहते हैं जहां पे रोक सकते थे वहां पे रोक कर एक प्रोग्राम हासिल किया। उस प्रोग्राम ने आपकी अफरात ज़र, बैरूनी खसारा, अंदरूनी खसारा संभाल लिया और एनर्जी के डेफिसिट्स कम नहीं हुए, उनको फिस्कलाइज, यानी कि 400 अरब रखा बजट में कि जी ये खसारा हो रहा है, बजट से पे होगा। फवाद जो कि हाई इनकम अर्नर हैं और उनका बहुत बड़ा टैक्स आता है, उसके पैसे से इसको पे कर देंगे। ये है स्टोरी पाकिस्तान के टिपिकल बिहेवियर की, और मैक्रो स्टेबिलिटी अचीव हो गई है। सो ये वो कह रहे हैं। बट इसका दूसरा रुख ये है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, जो सुलझे हुए पॉलिसी लीडर्स हैं, वो आज भी ये कह रहे हैं। और अभी मैंने एक पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग, जिसमें तकरीबन अथॉरिटीज कंप्लीटली मौजूद थी, इस्लामाबाद में हुआ, एक चेंबर के ही एक विंग ने जो रिसर्च करता है उन्होंने ये कराया, और एक नटशेल ग्रुप है उन्होंने मिलके, और उसमें मैंने ये गुजारिश की कि पाकिस्तान का प्रोग्राम विद द IMF, जो कि पाकिस्तान का प्रोग्राम है, वो पाकिस्तान को रीथिंक करना चाहिए। वरना जहां पे खड़े हैं, तो जो असल इंडिकेटर्स हैं इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, प्रोडक्टिविटी और कंजम्पशन के, वो मुझे ये पिक्चर बता रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट पहले 6 माह में बहुत बढ़ा हुआ, आई थिंक 34% ज्यादा है। एक्सपोर्ट्स गुड्स की कुछ गिर गई हैं, सर्विसेज की कुछ बेहतर हुई हैं, पर इंपोर्ट्स बढ़ी हैं, और वही बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज जो है वो दोबारा इनिशियल स्टेजेस पे उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है क्लियर पिक्चर। जो मैक्रो स्टेबिलिटी की तारीफ है वो करनी चाहिए, वो हो गई है, हमने फंड को फॉलो किया है। ये इस वक्त की पिक्चर है, इसी की गुफ्तगू आई थिंक IMF अथॉरिटीज भी कर रही हैं। अच्छा, इसमें कोई ऐसी चीज़ है खाकान साहब के जो आप समझते हो कि जिसके लिए वाकई बहादुरी की ज़रूरत हो? दो तरह की चीज़ें ना, एक वो है कि जो मेरे जैसा मुनासिब सा आदमी भी जाके कर ले, एक है जिसके लिए दबंग लीडरशिप की ज़रूरत हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं छोटी सी बात करूँ तो पाकिस्तान में शायद ज़राई टैक्स लगाना कभी भी इतना आसान नहीं था, या इतना आसान नहीं है। तो इस तरह की कोई चीज़ आपको पूरे शहबाज शरीफ साहब के एरा में नज़र आई कि जिसको बहादुरी से IMF ताबीर करे? तो मुझे पहले ये आप बताइए कि 78 साल में IMF के प्रोग्राम में ही जाकर क्यों आपने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का इजरा किया, क्यों आपने 4 प्रोविंसेस में लेजिस्लेट किया? आप खुद नहीं ये सोच सकते कि 20%, और मैंने टेबल पर बैठकर तब भी ये कहा था, खाकान मैं साहब, अब इसकी भी, एक वजह यह है कि हम बहुत इजी गो हैं। हम पूरे 78 साल में हमने आमदन चवन्नी खर्चा रुपया का एक फार्मूला है वो अपना के रखा है। कर्जे लेते जाओ, इमदाद लेते जाओ और खाते जाओ, मतलब हमारा इकोसिस्टम पूरा ऐसा बना हुआ है। तो इसमें आप किसी एक को कसूरवार नहीं कह सकते। अवाम भी यही चाहते हैं कि सब्सिडाइज चीज़ें उन्हें मिले, उन्हें जो है वो उससे कम में मिले जितने में हुकूमत खरीद लिए। सब्सिडी तो हमारे यहाँ ऐसे है कि जैसे हक और होगा। सो अवाम को मैं ये कहता हूँ कि 78 साल में चूंकि आपने टैक्स जिनसे लेना चाहिए था नहीं लिया, क्योंकि उनकी इनकम अगर 50,000 रुपए से ज्यादा थी, तो जो आपके सामने इस वक्त कैमरामैन है उसकी इनकम अगर 50,000 से ज्यादा है, तो हम उसके 60, 70, 80,000 पे तो टैक्स ले रहे हैं। पर जिसकी इनकम 50 लाख है एग्रीकल्चर की, उससे टैक्स नहीं ले रहे। अवाम अगर ये समझेगी नहीं ना, उसकी वजह से ये होता है कि उससे टैक्स नहीं लेते। मेरा खसारा अगर बढ़ता है वफाक का, तो मैं बोरो करता हूं। जब मैं बोरो करता हूं तो इन्फ्लेशन होती है, और अवाम उस टैक्स ना लेने की वजह से 29% इन्फ्लेशन देख कर आए हैं। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई एम वेरी सीरियस दीज डेज। अगर इस वक्त भी ये बात नहीं समझेंगे कि 78 साल बाद IMF के प्रोग्राम में जाकर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निफाज किया है, तो बात बनेगी नहीं। हार्ड कॉल्स जो अब भी पाकिस्तान को करनी है वो हम नहीं कर पाए। मसलन हम इस वक्त एक 54% टैक्स मैन्युफैक्चरिंग पर ले रहे हैं। मैंने एक जूती बनाने की फैक्ट्री या माइक्रोचिप बनाने की फैक्ट्री या कुछ भी बनाने की फैक्ट्री अगर लगानी हो पाकिस्तान में, तो मैं 54% हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में चले जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में। अगर मैं चला जाऊं UAE, तो इट इज 9%। वेयर शुड आई पुट अप द फैक्ट्री? अगर आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट ढूंढनी है, अगर आपको डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, तो the answer is very clear. If I'm advising a group in the private sector of Pakistan, what should I tell them? To go to a 54% manufacturing taxed country or a 9% manufacturing taxed country? चले पाकिस्तान में रहते हुए कुछ लोग तो पाकिस्तान में ही कर लेंगे, but to find global competitiveness,
क्यों मैं कहता हूं कि फंड को भी सोचना पड़ेगा कि ये चीजें पाकिस्तान अगर डिजाइन कर ले, अगर और आप मैं इसमें मुझे याद दें तो खाकान साहब, मैं एक क्वेश्चन इसमें जो है वो ऐड करना चाहा था आपका, कि पाकिस्तान की हुकूमत ये सोच रही है कि आईएमएफ के सामने 3-4 मुतालबात रखें। उसमें वो एक तो ये कहते हैं कि आप हमें एंटी ग्रोथ के बजाय जो ग्रोथ प्लान है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, आप उसको देख लें, हमारी सनतों को रिलीफ दें, आवाम को कुछ रिलीफ देने की बात करें, टैक्सेस के कम करने की बात करें, और ख़ास तौर पर उसमें सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स है, फिर और भी कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं इस तरह के, कैपिटल जो है वो गेन टैक्स है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। तो ये तमाम चीज़ें कहीं आपके इल्म में आया है कि कोई कंसिडरेशन के अंदर है क्या, इनके ऊपर बात हो सकती है क्या, आईएमएफ इनके ऊपर बात करने के लिए तैयार होगा क्या, इसका हदोहाल बनेंगे? तो देखिए ना, एक तो यह है कि हम 350 अरब के अभी भी टैक्स शॉर्टफॉल में हैं पहले 6 माह में। अब अगर मैं उनसे बात करने जाऊं तो मैं अपनी जो मैंने एग्जैक्टली पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग में कहा था मैं रिपीट कर देता हूं। उससे पहले आपको उनको ये बताना पड़ेगा कि आप एक्सपेंडिचर का जो रिफॉर्म है वो क्या दिखा रहे हैं। मैं आज भी कहता हूं, उन्होंने मुझे सवाल पूछा आपने 2026 में कोई काम करना हो तो क्या करेंगे, पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर रिफॉर्म करूंगा। इसका क्या मतलब है? जो सब्सिडी अनटारगेटेड है उसमें से निकल जाऊंगा, पास्को की वीट रिजर्व्स की सब्सिडी है उसमें से निकल जाऊंगा, पाकिस्तान की ये जो ऑपरेशनल और ये जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं इन पे जो 17 सब्जेक्ट हैं जो वफाक का काम नहीं है उन पे 300 अरब खर्च होते हैं, डेवलपमेंट में भी 300 अरब खर्च होते हैं। ये 2023 के तखमीने हैं, नए तखमीने हैं नहीं। 400 अरब का मैं फिजिकलाइज कर रहा हूँ नुकसान डिस्कोस का, उसमें से निकल जाऊंगा। मैं टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी 250 अरब की दे रहा हूँ, उसमें से निकल जाऊंगा। 750 750 का बिस्प का प्रोग्राम चला रहा हूँ, इनकम सपोर्ट का, वफाक का काम नहीं है। पहले तो मैं सामने ये बात करूंगा, क्यों करूंगा? क्योंकि एक्सपेंडिचर रिफॉर्म अल्यूड कर रहा है पाकिस्तान को जब से शुरू हुआ। अब आगे चलिए, फिर मैं उनको कहूंगा कि मैंने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निफाज तो कर दिया है पर इसकी कलेक्शन इस साल नहीं की। आई मीन दैट्स नॉट अ गुड स्टोरी टू टेल, राइट? तो मैं उसका प्रॉपर इजरा करूंगा। और प्रोविंसेस का इस वक्त 0.6 to 0.8% ऑफ जीडीपी, फिर समझाता हूँ, ऑफ द ओवरऑल टैक्सेशन वो सिर्फ 0.6 या 0.8% ऑफ जीडीपी कमाती हैं। एनएफसी में लास्ट लिखा था कि ये 1.5% ऑफ जीडीपी कमाएंगी। तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, जीएसटी ऑन सर्विसेज, पाकिस्तान के ये जो प्रॉपर्टी टैक्सेशन है, प्रॉपर प्रॉपर्टी टैक्सेशन, ये करके दिखाऊंगा। क्योंकि वो किस पे है? वो उस घर पे है जो डिफेंस में, जो बहरिया में, जो बड़े बड़ी सोसाइटीज, यानी मैं सिर्फ नाम इसलिए ले रहा हूं इनका, उसमें अगर फवाद के महंगे घर हैं, चाहे गुलशन में हो, कहीं हो, गुलबर्ग में हो, कोई जगह चले जाएं आप, उन पे अरबों के घर, मैं अब करोड़ों से भी निकल जाऊं, और अगर हजारों लाखों का प्रॉपर्टी टैक्स होगा तो सिटीज पे कैसे पैसे खर्च होंगे? बार बार कराची को ठीक करने की बात होती है, पैसे कहां से आएंगे? पैसे यहां से आते हैं। दैट्स हाउ इट इज। सो मैं अब आपको ये बता रहा हूं कि इट डिपेंड्स व्हाट यू टेक टू द आईएमएफ, एंड इट डिपेंड्स कि वो जो 11 पीएचडीज वहां पे बैठे हुए हैं जो आप कन्फ्रंट कर रहे हैं, उनके सामने टीम कौन सी बैठी हुई है जो उनको कन्फ्रंट कर रही है। अगर तो वो भी उतने ही स्पेशलिस्ट्स हैं अपने काम के, जो अथॉरिटीज की साइड की टीम हो, वो कोई भी मुल्क हो, मैं हमेशा ये कहता हूं कि वो 11 पीएचडीज हमारी तरह की यूनिवर्सिटी में, मेरे ही दोस्त हैं जहाँ से पढ़े हुए हैं, हम इकट्ठे ही पढ़े हुए हैं, और उधर से एनर्जी, फिजिकल, मॉनेटरी एक्सपर्ट्स आते हैं, और उनके पीछे 4 डिपार्टमेंट्स, मॉनेटरी, फैड, फिजिकल अफेयर्स डिवीजन, इतने लॉ, इतने उनको बैकअप कर रहे हैं। तो व्हाट इज योर स्टोरी? सो एक तो पहले मैं बात ही ये करूंगा कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू विद माय एक्सपेंडिचर्स। फिर मैं ये जरूर बात करूंगा कि व्हाई डू आई वांट टू चेंज दिस, राइट? पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 13%, 13.8% के करीब है। ये लोएस्ट है इन डेकेड्स, बॉदर्स मी। पाकिस्तान का सेविंग्स रेट 14.5, 14.5 है, इट बॉदर्स मी। इनको कंपेयर करें ईस्ट एशिया या चाइना से, वो 30% पे हैं। तो अगर हम अपनी इकोनॉमी के हुजम का इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे तो ग्रोथ कहाँ से आएगी? ग्रोथ का कोई सवाल नहीं पैदा होता। अच्छा, तीसरी बात, पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत बड़ी कमजोर है। इसको आसान लफ्जों में समझाता हूँ, जो छोटा काश्तकार है वो आधी या जिसे कहें 1/3 प्रोडक्टिविटी पे है, दुनिया से बेस्ट नहीं। जो हमारे बड़ा काश्तकार है, जिसके पास फिनेंस है, जिसके पास प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ यील्ड्स है, जिसके पास प्रोडक्टिविटी मैकेनाइजेशन की है, उसको ठीक करना है। सो नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ अ डिफरेंट प्रोग्राम। मैं आज भी कहता हूं कि ये प्रोग्राम रीनिगोशिएट, रीथिंक, रीफ्रेम होना है। और कम क्या करना है? सुपर टैक्स जो इस वक्त 10% लगा हुआ है, यार ये कई सेक्शंस मैंने पढ़े और हमने 1 साल के लिए लगाया था, ये तो आंगहानी सूरत हाल में फ्लड आ गया सुपर टैक्स लगा के। इसका मतलब ये नहीं था कि सारी जिंदगी लगाएं।
मैं ऑस्ट्रेलिया में था जब वहां पे भी एक सुपर टैक्स हमने लगाया था ऑन द इनकम्स दैट वर अर्न ऑन दी, ये जो सारी रिसोर्सेज थे, बिकॉज उस वक्त 1 साल के लिए जरूरत थी और फिर उठा लिया था। अब एक उस पर बात होनी चाहिए। आपका जीएसटी 18% है। असल गुफ्तगू करें ना, इंसेंटिव स्ट्रक्चर ठीक करना है, क्यों करना है? आप कहते हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत बड़ी है, आप इन्फोर्समेंट करके ठीक करने की कोशिश करते रहे, नहीं ठीक हुई ना। लेट मी टेल यू कि कैसे ठीक होगी। 18% देता है वो सोप वाला जो इसमें है, और 0 देता है वो सोप वाला जो नहीं है फॉर्मल उसमें। 18 को नीचे लाइए ताकि जो इनफॉर्मल वाला है उसको भी इंसेंटिव हो के फॉर्मल में आए, ताकि वो बैंक जा सके, ताकि वो अपनी इनकम। बिल्कुल। अच्छा, फिर विदहोल्डिंग टैक्स, प्रिजम्पटिव टैक्स, टर्नओवर टैक्स। टर्नओवर टैक्स पाकिस्तान में कैसे लग सकता है? टर्नओवर टैक्स का मतलब यह है कि कोई नई कंपनी आएगी नहीं, बिकॉज उसको तो पहले 3 साल नुकसान हो रहा है। तो अगर मैं नई कंपनी लाना चाहता हूं तो मैं टर्नओवर पे कैसे टैक्स लगा रहा हूं? अब मैं आपको एक इंसेंटिव लेड, इन्वेस्टमेंट लेड टैक्सेशन फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। फिर फवाद बहुत अच्छा एंकर है, फवाद को मैं चाहता हूँ पाकिस्तान ना छोड़ के जाए, वो बहुत अच्छा मीडिया पे काम कर रहा है। यार वो मुझे कहता है कि मैं अगर कहीं दोस्त ममालिक में चला जाऊं, मिडल ईस्ट चला जाऊं, कहीं चला जाऊं, और वहां पे मेरा टैक्स ही ना हो या ना देने के बराबर हो, 5-8% हो, और यहाँ पे मैं 38% दे रहा हूँ, तो एग्जिडस होगा। तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे आ जाइए, मल्टी लेयर टैक्स सिस्टम है। बार बार बिजली की बात होती है यार, उस पर पहले टैक्सेशन को थोड़ा सा ईज ऑफ तो करें, बिजली की कीमत तो बाद में देखेंगे, ये तो एक लंबी बात है। फिर मैं कहता हूं कि कुछ एफटीएस आपके ठीक होने वाले हैं। कैपिटल वैल्यू टैक्स, वो बात हो रही है। कैपिटल वैल्यू टैक्स क्या है कि वो फवाद की जो प्रॉपर्टी मुल्क से बाहर है उस पर 1% मैं उससे चार्ज कर रहा हूँ। आई मीन आई डोंट नो इफ ही शुड बी डूइंग दैट। अगर वो दे रहे हैं लंदन में या जहां भी प्रॉपर्टी रखी हुई है, तो ये कैपिटल वैल्यू टैक्स 1% देना, इसमें भी बात। फिर ये इनफॉर्मेलिटी क्रिएट करता है। अगर मैं इन चीजों को आपके सामने रखूं, आफ्टर द एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स, आफ्टर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निफाज, अभी मैं ट्रेडर्स और उन पे तो आया ही नहीं हूं, बिकॉज यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू। चलें उस पे आ जाएं। फिर एक प्रॉपर्टी टैक्सेस, जिनको मैं कहता हूं प्रॉपर होने चाहिए। गेन्स टैक्स एक चीज है, प्रॉपर्टी लैंड वैल्यू टैक्स जोनिंग करके, एग्रीकल्चर का बिल्कुल ना हो या बहुत कम हो। जैसे जैसे सिटीज में आते जाते हैं, आप उन टैक्सेस को बढ़ाकर कराची पे, लाहौर पे, गुजरावाला पे, सियालकोट पे, रहीम यार खान पे, क्वेटा पे खर्च करना शुरू करते हैं। दैट्स हाउ सिटीज ग्रो। और आखिर में एक स्पेशल चीज मैं हमेशा कहता हूं कि यहां रहते हुए जो डेट है 9 से 13 अरब डॉलर का, ये है हमने उठाया हुआ अपने दोस्त ममालिक से एज डिपॉजिट्स। इसको मैंने हमेशा कहा है कि उनसे बाद में इन्वेस्टमेंट मांगे, पहले उनको ये कहें कि इसको रिव्यू करके क्या करें, रिव्यू करके 2-3 साल के लिए मौखर कर दें। हर साल का मौखर करना, मेरे जो डेट पोजीशन है उसमें हर साल दिखाई देता है 25 अरब डॉलर देने। अब वो 25 अरब देने तो कभी भी नहीं होते, क्योंकि 9 या 13 अरब डॉलर तो हम उसे मौखर करा लेते हैं। सेफ डिपॉजिट है चाइना का, यूएई है, कतर है, सऊदी अरेबिया। सो दैट्स। अब मैंने आपके सामने तो अभी 10 मिनट में एक रीफ्रेम्ड थॉट प्रोग्राम, इंसेंटिव बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट होगी, अब मैंने लोगों की जेब में पैसे भी डालने शुरू किए हैं, जैसे ही टैक्सेस कम किए हैं। मैन्युफैक्चरर नई फैक्ट्री लगाएगा। अगर मैं 150 की लिस्ट मान लूं, जो कि इस पर चेंबर कह रहा है, मुझे नहीं मालूम, वो अथॉरिटीज को जाकर ये लिस्ट दे। मैं थोड़ी देर के लिए लेट्स सी, मेरी नजर से गुजरी है, उन्होंने शेयर किया, आई हैव सीन दैट लिस्ट। हाइपोथेटिकली लेट्स से दैट्स करेक्ट। सो अगर पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर की टेक्सटाइल की कैपेसिटी है और इस साल 17 अरब डॉलर ही एक्सपोर्ट होगा, तो समझे ना कि जो 8 अरब डॉलर की मशीनरी है वो हमने पैसे दे के लगाई हुई है प्रोड्यूस करने की, पर वो जा नहीं रहा। अगर यही मैं ठीक कर लूं तो बहुत बड़ी बात होगी। सो उस पे बाइंडिंग कंस्ट्रेंट क्या है, यानी कि व्हाट इज हैम्परिंग दैट, सो दैट डिस्कशन हैज टू बी हेल्ड। मैं इस वक्त कंसर्न इसलिए हूं फवाद, पाकिस्तान अब अपनी आखिरी 2 साल पे आ रहा है IMF प्रोग्राम पे। ये बात इंटरव्यू में नोट कर लेना, मैं पाकिस्तान में हूं, किसी और मुल्क में हूं, बेशक रिपीट कर लेना। जिस साल IMF का प्रोग्राम एंड होगा, 2028 का जो मालियाती साल चल रहा होगा, पाकिस्तान को 29 अरब 29 बिलियन डॉलर ग्रॉस फाइनेंसिंग की नीड होगी। अगर ये सब कुछ ना होता हुआ दिखाई दिया तो ये शायद पाकिस्तान खुद फाइनेंस ना कर पाएगा और हमें फंड के पास दोबारा जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया खाकान साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतनी याद दीजिएगा। अल्लाह।